हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं 2009 से और देखना है 2024 तक। तो इसी की कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2011 में जो पूछा गया है हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव, उस सभी को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछले जो वीडियो हैं वो सब नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग 2009 से लेकर के और आगे जो आने वाली है पूरे 2024 तक प्रत्येक सब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये दिया गया है, जो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है या प्रसिद्ध है। तो त्रिपिटक जो साहित्य है वो पूछा जा रहा है किस धर्म से है। तो याद रखिएगा त्रिपिटक का संबंध जो है ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा त्रिपिटक में जो है 3 पिटक आता है, जिसका नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो तीनों अलग अलग भी पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो सूत पिटक का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा सिंपली है बौद्ध धर्म से। तीनों पिटक में से कुछ का भी नाम दे दे तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो अगर पीछे वाले क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो देखते हैं जो ये सभी क्वेश्चन जो है सारा रिपीट किया हुआ है। तो सारा रिपीट किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जो इसका मतलब होता है जो पिछले साल वाला पूछा हुआ क्वेश्चन भी आगे रिपीट होता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रिपीट होता है, इसीलिए मैंने बताया हूँ जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो रहता है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट करता है, इसीलिए आप लोगों को एक बार जो है देख लेना ज़रूरी होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था ये हुआ था 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 3 का क्वेश्चन, जो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो चला था ये चला था 18 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा महाभारत का युद्ध जो है ये कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चला था जो 18 दिनों तक। कहाँ चला था, तो कुरुक्षेत्र जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, जो अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अशोक के पता होगा आप लोगों को जो यह 13वां जो अभिलेख है इसमें उसके कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कलिंग युद्ध जो हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या करना, युद्ध करना छोड़ दिए थे और बौद्ध धर्म अपना लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है। तो चोल जो वंश था उसका सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई था उसका नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये था ऊर। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, बोला जा रहा है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कल्हन। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखा दत्त का पुस्तक का नाम है यह है मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक पूछा जाए तो विशाखा दत्त। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, जो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी ये हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जो पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पतंजलि के महाभाष्य से जो है ये शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। किस वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में। तो यहाँ शुंग वंश ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, जो पुराणों की संख्या कितनी है। तो जितना दिन तक महाभारत का युद्ध चला था सेम वही है। तो पुराणों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 18। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। तो टकसाल बोला जाता है जो सिक्के छापने वाला जो रहता है उसको बोला जाता है टकसाल। तो मौर्य काल में जो है टकसाल का प्रधान जो होता था उसको क्या बोला जाता था। तो याद रखिएगा ये बोला जाता था लक्षणाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, जो अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था। तो अलबरूनी जो भारत आया था ये पूछा जा रहा है किसके साथ आया था। तो याद रखिएगा महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम और अंतिम महिला शासक थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 का, जो निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा बदायूनी। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14 का, जो दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही एक प्रकार का धर्म था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो ये संबंधित हो जाएगा अकबर से। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो चलते हैं हम ऑप्शन की ओर। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया था ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। पता होगा आप लोगों को जो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने क्या किया था तो इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश के शासक थे। तो यही हो जाएंगे लास्ट शासक। तो याद रखिएगा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 का, जो किस प्रशासकीय सुधार के लिए जो है शेरशाह सूरी खास तौर पर जाना जाता है। तो शेरशाह का जो विशेष सुधार था ये था भूमि सुधार व्यवस्था। इसके लिए यह विशेष रूप से चर्चित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 8 का, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 का नहीं है, ये हो जाएगा 18 का, जो सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की या सहायक संधि किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वेलेजली। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डलहौजी जो दिए थे इसका नाम था हड़प नीति। क्या नाम था, हड़प नीति। पूछेगा हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो डलहौजी ने। उसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, जो 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये 10 मई को आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 का, बोला जा रहा है जो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पता होगा आप लोगों को जो 1930 ईस्वी में हुआ था। और सहयोग आंदोलन पूछ लिया जाए तो 1920 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। तो ये सभी ईस्वी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो इसीलिए आप लोगों को ये सभी ऑप्शन भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति पूछेगा किससे संबंधित है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो ये हो जाएगा डलहौजी से। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त पूछा जा रहा है किससे जुड़ा था। तो ये याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था कॉर्नवालिस से। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1793 ईस्वी में जो है इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। तत्काल जो लागू किया था ये किया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। कहाँ कहाँ किए थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। उसके बाद 23 का क्वेश्चन है, जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू ये दोनों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाए जो संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1955-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद 24 का है, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे, ये किए थे 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और 5 फरवरी 1922 या 7 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है 1922 में जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। उसके बाद 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जिस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये स्वाभाविक है, जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी वर्ष ये बने थे। तो ये हो जाएगा 1947 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कथन और कारण करके। तो ये पहले पूछा जाता था, अभी के एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ये सभी नहीं पूछा जाता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। हालांकि अभी जो ऑब्जेक्टिव कराया हूँ इस प्रकार से यहाँ टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 25 क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है जो अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में काम आने वाला है। बाकी ये सब जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये सब अभी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बस वही करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।